हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरिस्टोटल के बारे में बात करेंगे। एरिस्टोटल मतलब अरस्तू। अरस्तू का समय जो है 384 से 322 ईसा पूर्व माना जाता है। अरस्तू को जानने के लिए हम कुछ बिंदुओं पर उनके विषय में चर्चा करेंगे। वो है अरस्तू का सौंदर्य शास्त्र, अरस्तू के अनुसार कला के क्या विचार हैं, अरस्तू के अनुसार उनका अनुकरण का सिद्धांत क्या है, अरस्तू के विरेचन का सिद्धांत क्या है, और कला और सौंदर्य पर प्लेटो और अरस्तू में जो विचारात्मक मतभेद थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस क्रम में हम सबसे पहले आज आगे चर्चा करते हैं। तो अरस्तू के पहले परिचय हम देखें, अरस्तू की क्या शुरुआती दौर कैसा रहा। तो उसके लिए अरस्तू के बारे में जब हम बात करते हैं तो अरस्तू प्राचीन ग्रीक दार्शनिक थे और उनके पिता जो थे वो यूनान से थे। यह मैसेडोनिया नरीश के यहाँ पे राजघराने में वैद्य थे, और जो उनकी माता थी वो एशिया माइनर से थी, और मैसेडोनिया की महत्वाकांक्षी रानी का प्रभाव उन पर था। और इनका जन्म जो था एरिस्टोटल का वो 384 ईसा पूर्व एशिया माइनर यूनानी बस्ती एस्टेजिरा में हुआ, और इनकी मृत्यु के लिए कहते हैं 322 ईस्वी पूर्व में 62 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। इनकी शिक्षा 20 वर्षों तक प्लेटो के शिष्य रहे, परंतु प्लेटो के रूप सिद्धांत को खारिज करने के लिए ये प्रसिद्ध हुए। उनके कुछ बातों या कुछ मुद्दों पे इनमें मतभेद था, तो ये उनसे अलग हुए और अपने विचारों को प्रतिपादित किया। पिता यूनान और माता एशिया माइनर से संबंधित थी। परिणाम स्वरूप उनके दो तरह की बुद्धि, मतलब दो तरह के दृष्टिकोण का मस्तिष्क का प्रभाव उन पर था, सम्मिश्रित प्रभाव उन पर देखने को मिलता है। अरस्तू को अपनी जन्मजात परिस्थितियों से दो बातें विरासत में मिली थीं जिसका प्रभाव उनके समूचे जीवन और चिंतन पर पड़ा। पहला तो ये था कि एक और वे सत्य का अन्वेषण करने वाले दार्शनिक थे, और दूसरा संसार का निरीक्षण करने वाले वैज्ञानिक। किंतु सर्वाधिक प्रभाव उन पर प्लेटो का था, जिनकी अकादमी में अरस्तू ने बौद्धिक परिपक्वता प्राप्त की थी। तीसरा, वे अपने समय तक जितने भी विचार सूत्र इकट्ठे हुए थे उनकी व्याख्या, वर्ग विभाजन और आलोचना करने वाले विचारक भी थे। अरस्तू को ये भी श्रेय जाता है कि उस समय यूनान में प्रचलित परस्पर विरोधी विचारधारा जैसे भाव अभाव, ज्ञान विज्ञान, बुद्धि अनुभव, अनिवार्य आकस्मिक के मानने वालों के बीच में द्वंद्व को मिटाकर एक सूत्र में उन्हें बांधने का कार्य भी इन्होंने किया तथा उनकी एक नई व्याख्या दी। अरस्तू इसलिए भी प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने मैसेडोनिया के प्रसिद्ध सम्राट सिकंदर महान को भी शिक्षा दी। अरस्तू के अनुसार सौंदर्य क्या है, इस बात को हम जानते हैं। अरस्तू के अनुसार सौंदर्य उचित आयाम और व्यवस्था से उत्पन्न होता है। सौंदर्य आकृति में है। अपने ग्रंथ मेटाफिजिक्स में अरस्तू ने कहा, सौंदर्य विश्लेषणात्मक तत्व मीमांसा एनालिटिक मेटाफिजिक्स पर आधारित है, उपयोगिता से भिन्न है, इन दोनों को समान नहीं माना जा सकता। अरस्तू ने सौंदर्य की 3 विशेषताएं बताईं जो कि सौंदर्य का सार्वभौम तत्व है। पहला है निश्चित आयाम। सुंदरता के लिए उन्होंने क्या निश्चित आयाम माना। आयाम ना बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा, दोनों के बीच का होना चाहिए, तभी वह सुंदर लगेगा। दूसरा, संतुलन या सम्मिति।
कला के अंगों में अगर परस्पर संतुलन होगा तो ही वे सुंदर लगेंगी, इसलिए इनमें परस्पर संतुलन होना आवश्यक है। उनका मानना था तीसरा सामंजस्य, कि जब तक सामंजस्य नहीं वह सौंदर्य वह जो वस्तु है वो सुंदर नहीं लगेगी। किसी भी कलाकृति की वस्तुचित्र या काव्य का निर्माण विभिन्न अंगों या अवयवों को मिलाकर बनता है। इन अंगों के प्रयोग में व्यवस्था या सामंजस्य हो तभी ये अवयवों की व्यवस्था सौंदर्यता को उत्पन्न करती है। उनका मानना था कि अगर हम कोई भी कलाकृति या वस्तुचित्र दें या काव्य निर्माण की बात करें तो जो उसके अंग हैं या काव्य में उसके छंद हैं, उनके शब्द हैं, उनका तालमेल, उनका लयात्मकता, अगर उनमें आपस में सामंजस्य नहीं होगा तो काव्य वो अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही कलाकृति में जब हम किसी रूपाकृतियों का निर्माण करते हैं, उनको सजाते हैं, तो उनकी व्यवस्था सुनिश्चित और सुयोजित होनी चाहिए, तब जाके उनमें आपस में सामंजस्य होना चाहिए, तब जाके ही वो जो कलाकृति है वो सुंदर बनेगी। अतः सौंदर्य के अनुभव में लालसा, वासना और उपयोगिता का भाव नहीं होता। अरस्तु ने सौंदर्य और शिव में भी भेद किया। उन्होंने सौंदर्य और शिव को भी अलग अलग बताया। उन्होंने कहा कि सौंदर्य वह शिव है जो आनंदप्रद है, मतलब उन्होंने कहा ऐसा सौंदर्य जो शिव रूपी है वो आनंद देता है। सौंदर्य का आस्वादन नेत्रों द्वारा किया जाता है, मतलब हम सौंदर्य को किससे ग्रहण करते हैं? नेत्रों से ग्रहण करते हैं। इसीलिए वह शिव कल्याण, सत्यता, उपयोगिता से संबंध नहीं होता। इसलिए उसका जो संबंध है वो क्या होता है? शिव कल्याण, सत्यता या उपयोगिता से उसका संबंध नहीं होता, क्योंकि उसका आस्वादन हम नेत्रों से करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि सौंदर्य क्या है? जड़ है, और शिव क्या है? क्रियाशील है। इसलिए भी दोनों अलग अलग हैं। अरस्तु का एक कथन अचरज में डालने वाला है कि सभी कला में सौंदर्य होता है, पर सौंदर्य कला का लक्ष्य नहीं। मूल रूप से कला वास्तविकता का अनुकरण है। यह एक स्वतंत्र स्वयंभू कला है। कला दैविक उन्माद भी नहीं, यह एक सुनिश्चित चेतन क्रिया है। अरस्तु का सौंदर्य सिद्धांत विश्लेषणात्मक तत्व मीमांसा, एनालिटिक मेटाफिजिक्स पर आधारित है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो ने कला का उद्भव प्रोमेथियस नामक देवता से माना, जो प्राणी मात्र के लिए अग्नि चुराकर लाए थे। ये एक पौराणिक व्याख्या है, लेकिन अरस्तु ने कला का उद्भव मनुष्य के दोनों हाथों को बताया। इसी कारण से दोनों के विचार शैली में अंतर स्पष्ट होता है। अरस्तु की व्याख्या वैज्ञानिक थी। अरस्तु ने कहा कि सृजनात्मकता ही कला है। इनकी ये व्याख्या ठोस तथ्यों पर और मनोवैज्ञानिकता पर आधारित थी। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का सिद्धांत मूल रूप से अरस्तु ने अपने पूर्व के आचार्यों सुकरात और प्लेटो के अनुकरण के सिद्धांत को ही माना, परंतु उन्होंने इस सिद्धांत को नया रूप दिया। अरस्तु के अनुकरण की धारणा विस्तृत है। वे काव्य और सौंदर्य के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी अनुकरण का उल्लेख करते हैं। अरस्तु के अनुसार अनुकरण बाह्य प्रकृति का नहीं, मानव के अंतः प्रकृति का होता है, और अनुकरण तथ्यों का नहीं, संभावनाओं का भी हो सकता है। उनका मानना था कि प्रत्येक कला और शिक्षा पद्धति का लक्ष्य उन कार्यों को पूरा करना है, उन अधूरे कार्यों का पूरा करना है जो प्रकृति से अधूरे छूट गए हैं। अर्थात कला और शिक्षा दोनों प्रकृति के अधूरे कार्य को पूरा करते हैं, ऐसा अरस्तु का मानना है।
अनुकरण की प्रवृत्ति मानव में स्वतः ही है। अनुकरण से बच्चों और बड़ों सभी को आनंद की अनुभूति होती है। अनुकृति से प्राप्त आनंद सहज है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अनुकरण से ही सीखता है। वो जैसे उसके सामने कोई बच्चे के सामने कोई कुछ जैसी हरकत करता है या जैसे आचरण को वो निभाता है, वैसे ही बच्चा उसका अनुकरण करता है। और अनुकरण अरस्तु के अनुसार आनंद की अनुभूति भी देता है। जब हम कोई व्यक्ति हमारे सामने कुछ सृजनात्मक कार्य कर रहा है, गा रहा है, बोल रहा है, बैठ रहा है, या कोई एक अचरज भरा कोई कार्य कर रहा है और हम वैसा का वैसा ही उसके जैसा ही कर लेते हैं, तो उस अनुकरण में हमें कितनी आनंद की अनुभूति होती है कि अरे वाह, हमने ऐसा कर लिया। तो अरस्तु का मानना था कि अनुकरण भी है, आनंददायक होता है। अनुकृति देखने से दो प्रकार का आनंद मिलता है। एक तो भारी रूप के पहचानने का, अर्थात बुद्धि की पहचान, और दूसरा सादृश्यता का। बात यह है कि उन्होंने कहा कि आनंद दो प्रकार से मिलता है अनुकृति करने से। पहला तो हम उसके भारी रूप को पहचान लेते हैं और हम ये जानते हैं अरे ये तो वो चीज़ है। और उसकी सादृश्यता, मतलब जैसे वो दिख रहा है उसको वैसे के वैसा देखने का आनंद हमें मिलता है अनुकृति से, कि जैसा वो हमें दिख रहा है वैसा का वैसा मैंने बना लिया, या जैसा वो कर रहा है वैसा का वैसा ही मैंने कर लिया। तो इसी के साथ ही अनुकरण में असंतुलन में संतुलन, अव्यवस्थता में व्यवस्थता लाना, प्रकृति के अपूर्ण को पूर्ण करना भी होता है। इसके अनुसार अनुकरण केवल अनुकरण नहीं, रचनात्मकता भी है। बात बिल्कुल सही है। उनका मानना था कि अनुकरण में असंतुलन और संतुलन दोनों है, व्यवस्था में अव्यवस्था भी है। दोनों संतुलन में असंतुलन को संतुलित करना और अव्यवस्था को व्यवस्थित करना, मतलब जो प्रकृति में अपूर्णता रह गई है, किसी दृश्य को हम देख रहे हैं और कुछ वो उसमें कुछ कुरूपता है या जो भाग है हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम जब उसको हम कलाकृति में लेंगे तो उस अपूर्ण भाग को हम सौंदर्य से परिपूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि इसी के अनुसार अनुकरण केवल अनुकरण नहीं है, उसमें हम अपना कुछ डालते हैं। जब हम उस प्रकृति के अपूर्ण को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारा कुछ रचनात्मक पक्ष जाता है। तो इसलिए ये रचनात्मक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो सिर्फ अनुकरण ही नहीं कहलाता, एक रचनात्मक क्रिया कहलाती है। यही हम आज अपने इस विषय को विराम देंगे और अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार, गुड बाय।